लेकिन ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको रवाना करेंगे रीट के लिए, उससे पहले एक बार मैं आऊंगा। उस बात को मद्देनजर रखते हुए या सीख देना है। तो अब देखो, कुछ बातें चूंकि इसको सीख के रूप में लेना, तो आपको फायदा ही होगा, लॉस नहीं है। हम वापस 1 मार्च को मिलेंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ में। और मोटा मोटा कोर्स हो गया होगा, कोई टॉपिक अगर रह गया है तो किताब विताब से देख लेना। अब क्योंकि युवराज जी तो क्लास लंबी चलाने के मूड में थे। फिर एक बच्ची चिट्ठी लेके आई थी परसों डी बैच में, सॉरी उसमें एसएसटी बैच में। तो मैंने सोचा कि अब उनकी बात मुझे थोड़ी ठीक लगी। मैंने कहा परेशान है टाबर। मैंने युवराज जी को कहा, मैंने कहा इनको फ्री करो। कब करूं? तो मैंने कहा 18 को कर दो। तो 18 को क्या है कि मेरे को थोड़ा काम था, मेरी भांजी की शादी थी, तो अपने मायरा वायरा ले जाते हैं, तो मैं उसमें व्यस्त था। तो मैंने कहा 2 क्लासें ले पाऊंगा, तो उधर ही ले ली दोनों और उनको कर दिया। फिर मैंने कहा कल और बुला लो एक दिन, 19 को फ्री कर देते, 1 महीना खूब है रीट पास करने के लिए। तो अब के आप इस 1 महीने को बहुत सीरियसली तैयारी करना। आपको सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं 1 महीना कि आप अपने आप को, किताबों को टाइम दे पाओ। इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि आप वो 1 महीना एंजॉय करो। क्योंकि अगर फेल हो गए पात्रता में तो उसके 2 लॉस होंगे आपको। पहला लॉस ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। पात्रता फेल होने का मतलब ये होता है कि मन में ये फीलिंग आएगी कि मेरी पात्रता ही नहीं हो रही है, तो फिर मेंस तो क्या होगी। ये सबसे बड़ा लॉस है। ये इससे ये उससे भी बड़ा लॉस है कि अटेम्प्ट ही खराब हो गया। अटेम्प्ट खराब होगा ना, क्योंकि पात्रता में फेल हो गए तो आपकी मेंस तो कोई काम की नहीं रही। आपका दिल दुखेगा उस समय जब मुख्य परीक्षा के फॉर्म आएंगे और आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। उस समय अंतरात्मा ना अंदर से रोज ही रोएगी अंदर से कि मेरा फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों होगा? क्योंकि वो तो ये कहता है कि फॉर्म सबमिशन के लिए आपकी रीट पात्र होनी जरूरी है। और ये अंदर से जो ग्लानी होगी, आत्मग्लानी होगी, ये बहुत ही बुरी होती है। मैं आपको 30 दिन पहले इस बात की चेतावनी दे रहा हूं कि आत्मग्लानी बहुत बुरी होती है। इसलिए हम आपको 1 महीना पहले छोड़ रहे हैं ताकि आप पात्रता को आराम से पास कर लो। उसके बाद में हम मेंस की यात्रा वापस शुरू करेंगे। क्योंकि मेंस को अपने को टाइम मिल जाएगा अच्छा खासा, 7-8 महीने का बढ़िया टाइम मिल जाएगा। और चूंकि डबल क्लासेस लगी है इस बार, तो ये बैच भी जल्दी पूरा होगा। तो अभी आगे का जो 30 दिन है, वैसे दिन तो 35 है, लेकिन 4-5 दिन का अपन सामान्य डिस्टर्बेंस मान ले, तो हमारे पास में एक ठीक ठीक 1 महीना है अभी। ठीक है? इस 1 महीने के अंदर मैं आपको कुछ हिदायतें दे रहा हूं। इन बातों का आप ध्यान रखना। ऐसे समझना कि एक बड़े भाई ने हिदायत दी है या अपने शिक्षक ने हिदायत दी है और आपको उसका पालन करना है। कर लोगे? सबसे पहली चीज कि इन 30 दिनों में आप विभिन्न प्रकार की बहस से दूर रहोगे। बहस कैसी? बहस चलती रहती है, कभी सीट को लेके, कभी परीक्षा की तिथि को लेके। सोशल मीडिया पे बहस हर मुद्दे पे चलती है कि सीट कम है, परीक्षा आगे बढ़ाओ, कि ये करो वो करो। ये सब चलता रहता है, ये पार्ट है। कुछ दुनिया में सारे बच्चे सीरियस नहीं होते। आप में से भी अभी इतने बच्चे बैठे हैं, देखना लास्ट दिनों में ऐसी स्थिति आएगी कि 300 बच्चे बचेंगे। इस बहस से न तो सार्थकता सिद्ध नहीं होती। मतलब जैसे सीट पे बहस कर रहे हो तो आपके सोचने से सीट नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। फिर क्यों अपनी ऊर्जा खराब करनी। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया की बहस से आप दूर रहना, मेरी पहली हिदायत है। ये पढ़ाई बाद की बात है, क्या करना कैसे करना मैं सारी बात बताऊंगा आपको। बहस से दूर करने का यही तरीका है कि इस 1 महीने तक आप मोबाइल से बहुत दूर रहें। बहुत जरूरी काम होता है तो 5 मिनट 10 मिनट किसी से बात करनी है, घर पे बात करनी है, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कैद कर लो, नहीं, आप देखिए मोबाइल देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मगर जैसे कोई मैसेज देख लिया, कोई काम का था तो ठीक है, नहीं तो वापस उसको बंद कर दो। कहीं बहस चल रही है, सीट वीट मारने दो ना, अपने को क्या करना है। अपने सोचने से कुछ भी नहीं होता। इस बहस से आप बिल्कुल अपने आप को अलग ही कर देना। ये मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहस से आपको पता है न केवल समय खराब होता है बल्कि ऊर्जा भी खराब होती है। तो इस चीज से बिल्कुल आप दूर हो जाना, पहली बात तो ये, क्योंकि परीक्षा के टाइम में ये एक सामान्य चीज है जो चलेगी। एक तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि मोबाइल वगैरह इस दुनिया से थोड़ा दूर हो जाना, और बेहद लिमिटेड 10-15 मिनट 20 मिनट का अगर स्क्रीन टाइम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद गलती से भी कहीं किसी बहस का हिस्सा मत बनना, नहीं तो समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होगी, फेल होंगे। कोई किसी का नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं आपको। फेल होने के बाद मेंस की परीक्षा की तैयारी करने जब वापस यहां आओगे तो आपका मन भी नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि आप पात्र नहीं है, क्योंकि एनसीटीई की रूल्स है कि जिसने भी एसटीसी और बीएड में फॉर्म भर दिया है और उसका किसी कॉलेज या एडमिशन हो गया है, उन सबकी पात्रता आजीवन मान्य है। आगे मेंस में भली मत आप पात्र हो, लेकिन वो रीट की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, आगे जब वैकेंसी आएगी तो कम से कम ये नहीं रहेगा कि मेरे को रीट की तैयारी करनी है। फिर आप सिर्फ किसकी करोगे? मेंस की करोगे। जैसे अभी इसमें से कई बच्चे रीट पात्रता पर पास है, उनको इस 27 तारीख की सच में टेंशन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी? मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वो आपसे आगे जा रहे हैं। अब अभी इस 1 महीने में वो आपसे लीड लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेंस को फोकस करके पढ़ रहे हैं और अपन प्री को पढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आगे जब वापस वैकेंसी आएगी, मान लो कि इसमें आपकी बीएसटीसी पूरी नहीं होती है तो कोई इश्यू नहीं, ये पात्रता हो जाएगी तो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर आगे जैसी वैकेंसी आएगी तब रीट की इस उलझन से तो दूर हो जाओगे, फिर आपको केवल मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हंसते हंसते ये हो जाएगा तो कम से कम आगे पूरा ध्यान तो एक जगह रहेगा, प्लस कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि मैं पात्रता पास हूं, मतलब मेरा एक लेवल है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है और ये बाजार से नहीं खरीदी जाती, ये परीक्षा के परिणाम से आते हैं। एक परिणाम बढ़िया निकलता है, 60-65%, जैसे मान लो पात्रता में 100 नंबर आ गए, 110 आ गए, उस दिन देखना आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कैसा होता है। आपको अंदर से खुद से ही लगने लगेगा कि अब मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पे विश्वास। और खुद पे विश्वास कब आएगा? जब आप एक आधा खुद का परिणाम देखोगे, उस समय अंदर से लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूं अब। इसलिए आप इस हिसाब से भी नहीं रहना है कि मैं पात्र नहीं हूं, ठीक है। इसलिए इस पूरी 1 महीने तक इस बहस से बिल्कुल दूर रहना, पहली बात। दूसरी बात, सुबह से शाम तक का अपना थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो आगे 30 दिन तक बिल्कुल व्यवस्थित कर देना। और अगर सामाजिक कार्यक्रमों में जाओगे, पंचायतियों में जाओगे, फालतू समय खराब करोगे तो ये शेड्यूल बिल्कुल व्यवस्थित नहीं चलेगा। शेड्यूल उन बच्चों का व्यवस्थित चलता है जो अनुशासित तरीके से काम करते हैं, डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में। उसको पता है कि उसके सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। उन बच्चों का शेड्यूल जो है वो बहुत ही व्यवस्थित रहता है। अगर आप इन सामाजिकता में रहोगे तो कुछ नहीं मिलना। देखो, आपके नहीं जाने से भी शादी हो जाएगी, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जाने से भी कोई इज्जत नहीं है, वैसे भी मैं बता रहा हूं आपको। वहां जाके भी आपको कोई बात भी नहीं करेगा, ठीक है खाना खा के आ जाओगे, 4 घंटे बर्बाद करोगे, इससे अच्छा घर की दाल रोटी खा लेते। थन तो कार्ड ही हूं जो व्हाट्सएप मथे ज भेजो, उससे व्हाट्सएप दे को हमें देना बंद कियो रो, तो क्यों अपना समय खराब करना। 27 तारीख तक मेरी बात मानो तो आप अपने अध्ययन केंद्र से कहीं, अध्ययन केंद्र का मतलब वो रूम भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आगे 27 तारीख तक उससे बाहर ही मत निकलना। समझ गए बात को? पहली चीज। दूसरी बात, सुबह से शाम तक का शेड्यूल फिक्स कर दो। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग जैसे कुछ बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे। कुछ बच्चे थोड़े लेट उठते हैं तो वो रात को लेट नाइट सोते हैं।
अब पूरा शेड्यूल फिक्स कर दो। जैसे जो मनुष्य की बुद्धि होती है ना, वो हर टाइम अलग तरीके से काम करती है। जैसे सुबह का जो टाइम होता है, उस समय व्यक्ति लॉजिकल सोचता है, तार्किक होता है, सोचने पर ज्यादा काम किया जा सकता है मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में ऐसे सब्जेक्ट पढ़ो जो थॉट्स आधारित हो, सोचने के आधारित हो। जो ज्यादा बोरिंग लगते हो तो बस कोशिश करो कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, 4 भाग के 40 से 50 नंबर की टीचिंग मेथड आते हैं और 30 नंबर की साइकोलॉजी। लगभग 50% पोर्शन दोनों का है। सुबह सुबह 3-4 घंटे इस पे काम करिए आप। जैसे 1-2 घंटे साइकोलॉजी पढ़ लो बढ़िया, फिर 1-2 घंटे एक विषय के मेथड पढ़ लिए, वो मेथड 3 दिन में पूरे कर दिए तो दूसरे विषय के मेथड शुरू कर दो। ऐसे 1-2 घंटे मेथड, 1-2 घंटे साइकोलॉजी, घुमाते रहो। मॉर्निंग का टाइम इस पोर्शन को दे दो आप, और ये पोर्शन आपको रीट मेंस में एज वेल एज यूज आएगा पूरा का पूरा। समझ गए? ये पोर्शन आपको मेंस में भी काम देगा। तो मॉर्निंग के टाइम आप साइकोलॉजी और मेथड इसको ले लो और हर दिन सुबह 3-4 घंटे बढ़िया पढ़ लो। अब इसमें यूं नहीं है कि भाई 6 बजे उठ के शुरू करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 7 बजे उठे हो, 7 बजे शुरू कर दो। अगर रात को लेट सोए थे, 8 बजे उठे हो तो 8 से लेके 11-12 बजे तक पढ़ लो। 5 बजे उठे हो तो 5 से लेके 10 बजे तक पढ़ लो। मतलब इस तरह से इसको सुबह सुबह ये कर लो पूरा काम। और रात का जो समय है, उस समय आप कठिन सब्जेक्ट होते, क्योंकि दिन पूरा दिमाग विभिन्न स्थितियों से लड़ा हुआ होता है। कोई गरम फोन आ तो गरम लड़ी जुड़ो है, मतलब आदमी कई जगह लड़ी जाए, बताओ कौन बार पूरे जीवन में संघर्ष कई हो रहा हो। तो दिन पूरे में लड़ी जे शाम तक स्थिति आती है कि मस्तिष्क बहुत मच्योर होता है, बिल्कुल परिपक्व। ऊटने गणित पढ़ लो, रात्रि टोने आदमी मस्तिष्क बढ़ जासे गणित में है जा। और 2 सवाल किया, बढ़िया उत्तर आ गया। गणित कैसे पढ़नी होती है? जैसे एक प्रश्नावली, अब देखो हूं तुम्हारे गणित मास्टर हूं कौन, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जैसे गणित की जो बुद्धि होती है ना, वो ये कहती है कि हर दिन भले एक ही सवाल करो मगर करते रहो, गणित की बुद्धि एक्टिव रहेगी। अब जैसे पहली सवाल प्रश्नावली उठाई, उसके 3-4 सवाल मिला लिए, बस खूब है, कम से कम इतना हो गया। दूसरे दिन दूसरी प्रश्नावली के कोई 3-4 एड़ा सवाल नहीं जो थानो आवे वो ही मिला यार, कोई नया सवाल ढूंढो मिला लो। एक भी मिला लेते हो ना तब भी काम पक्का है। रात के समय इस तरह से गणित को 1-आधा घंटा गणित है। इसके अलावा आप लगता है कि गणित रात को आप थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं तो गणित के साथ में कोई और छोटा मोटा पोर्शन भी ले सकते हैं, तो मुझे लगता है रात को गणित वाला देख लो। ठीक ठीक। दिन के समय ग्रामर देख लो, हिंदी की और संस्कृत की जो ग्रामर है, पहले हिंदी और साथ साथ में देखते रहो। जैसे संधि पढ़ रहे हो, हिंदी की पढ़ ली, फिर संस्कृत की देख लो, क्योंकि थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंस है, दोनों साथ में पकड़ में आ जाते हैं। इस तरह से दिन में ग्रामर देख ली, विधियां तो मॉर्निंग में हो ही रही है। रात को गणित देख ली, विधि तो मॉर्निंग में हो ही रही है। अब बचा क्या? पर्यावरण। पर्यावरण के लिए क्या करना आप? पुराने जो रीट के 3 पेपर हुए, 3-4, उनके पेपर्स लाना और उसमें देखना है कि किन किन टॉपिक से सवाल आए हैं। उन टॉपिक के नीचे अंडरलाइन कर देना, वो टॉपिक पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। आरटी पढ़ लेना, एनईपी पढ़ लेना, नया जुड़ा है। और इसके साथ साथ में आपकी योजनाएं पढ़ लेना, टीचिंग्स की सारी। ये नए जुड़े हैं तो पढ़नी है। राजस्थान इतिहास संस्कृति आप पढ़े हुए हो, काफी पढ़ाया है आपको। कुछ टॉपिक रहे तो अलग बात है, बाकी लगभग काफी पढ़ा दिया है, वो पढ़ना ही है। और इसके अलावा जैसे कोई पर्वत आरोही है या फिर कोई ग्रंथियान वगैरह जो साइंस में 1-2 टॉपिक है, या कोई कृषि है, उद्योग है, ऐसे जो कुछ टॉपिक फिक्स है जहां से प्रश्न कंफर्म आ रहे हैं। क्योंकि देखो पर्यावरण के साथ क्या है कि 75 टॉपिक है, सवाल देने हैं 15, तो 50 छोड़ने हैं। तो आप कोई भी 50 छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 12 सवाल तो आते हैं विधियों में पर्यावरण के भी। 5 से 6 सवाल आएंगे इस बार राजस्थान जीके के, 2 से 3 सवाल आरटी के, एनईपी के आएंगे, 1-2 योजनाओं के आएंगे, पीछे सवाल रहेंगे 5 से 6। 5-6 में 1-2-3 साइंस के आ जाएंगे। अरे 1-2 सवाल रह लिए वो आवासन वगैरह माथा बड़ी मत करे हम।
वो बिल्कुल बाइक हटा देना, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे टॉपिक चुन लो। और जैसे ग्रामर बढ़िया, जैसे किसी की गणित बहुत अच्छी है तो फिर वो ये पर्यावरण का पोर्शन रात को पढ़ ले, गणित को थोड़ा एक दो सवाल करके पर्यावरण देख ले 1-2 घंटे। किसी की व्याकरण बहुत शानदार है तो व्याकरण को थोड़ा कम टाइम देके पर्यावरण दिन में ले ले। पर्यावरण को आपको सेट करना है आपकी सहूलियत के अनुसार। जो पोर्शन बहुत अच्छा है उसके साथ पर्यावरण को थोड़ा देख लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप 150 का एक साथ लेके चलोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। नहीं तो पता क्या दिक्कत आएगी, जैसे मान लो आप एक एक सब्जेक्ट करोगे तो एक पूरा पढ़ोगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा करोगे तो पहला भूल जाओगे और मन में हमेशा रहेगा यार ये तो एक सब्जेक्ट हुआ, 4 रह यार। अरे महीना में एडी हालत खराब हो है, दिमाग खराब हुए करे, पूरा टेंशन लोड ले मर गयो तो वो की मार तो कहे हैंग छूट गया एक ही हुआ सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा क्या है व्यवस्थित करना, सुबह सुबह मेथड और साइकोलॉजी कर लो, दिन में ग्रामर कर लो, रात के समय गणित का पोर्शन देख लो। और ये तभी कर पाओगे जब आप नियमित रूप से 30 दिन तक रूम में बैठ के पढ़ोगे। अब इस शेड्यूल का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि मान लो आपका सुबह का समय कहीं बिजी हो गया, कहीं कहीं आप काम निकल गए तो कम से कम दिन और रात वाला तो पढ़ोगे। दिन में कहीं चले गए तो सुबह और शाम वाली पढ़ाई हो जाएगी, रात को कहीं निकल गए तो सुबह और दिन वाली पढ़ाई हो जाएगी। सुबह और दिन में कहीं रहे तो रात को तो कम से कम 2 घंटे पढ़े। तो शेड्यूल बना रहेगा। अपने आप को ऐसे ऐसे घंटों में मत बांधना कि सुबह 7 बजे उठूंगा 9 बजे ये करूंगा, ऐसे मत करना। मतलब मन में यही रखना है कि मॉर्निंग के अंदर ये पढ़ना है। कितना पढ़ना है, जितना मन हुआ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। थक गए अब इसको छोड़ दो, अब अपन खाना वाना खाते हैं फिर ग्रामर देखेंगे आराम से। ग्रामर थोड़ा क्या है कि दिन का समय ऐसा होता है जब व्यक्ति बहुत अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धि होती नहीं दिन में, तो थोड़ा सा आप ग्रामर वगैरह थोड़ी देख लिया, पर्यावरण देख ली, सो गए या थोड़े रेस्ट किया जो भी था, और रात के समय ये करके सो गए। तो इस अनुसार अगर आप 5 दिन भी चल लिए ना, तब भी देखना आपको एक अंदर से अलग लेवल की फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि अब मैं चीजें कर लूंगा। एकदम से 5-7 दिन के अंदर आत्मविश्वास आना शुरू होगा। इस बात का आत्मविश्वास कि अब मैं पूरे सिलेबस को कवर कर लूंगा। इसका फायदा क्या है, देखो पात्रता तो होगी होगी, साथ में मेंस का भी 50 से 60% सिलेबस आप पढ़ लोगे। ये बड़ा फायदा है कि 1 महीने के अंदर आप पूरा 60% सिलेबस निकालोगे अब आगे। इसलिए अब ये मत सोचना कि पात्रता तो यूं ही हो जाएगी, यार यूं तो हो तो जाएगी, लेकिन इसका डबल फायदा लो ना आप। डबल फायदा ये है कि आप मेंस की भी तैयारी 60% साथ में कर रहे हो, और पर्यावरण की वे बिंदु जो मेंस में है उसकी तो पूरी लिस्ट बना के उसको तो तरीके से पढ़ना। ऐसा नहीं हो कि पूरे दिन पर्यावरण ले बैठा रहे हो तो थारे हालत खराब हो जाए मेंस में। बच्चे गलती कहां करते, जो आ रहा है उसी को बार बार पढ़ते, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देते हम। ऐसा करते हो ना। कई बच्चे क्या करते, सुबह सुबह गणित लेके बैठ जाते हैं। हम सुबह सुबह गणित ले जावे, पहलो ही सवाल आवे हागड़ो हमें बैठो उतर आवेगा, તમે માથો વે खराब कॉपी फेंके परी को वे मूड उगड़ो खराब, मोबाइल ले निकलियो वो कह जाओ है बा खराब कर दी। अब हूँ मारे शिक्षण विदेश बड़ी गणित रे, अब मैं सवाल नहीं मिलाऊंगा। तो सुबह सुबह गणित में भिड़ियो है, सुबह सुबह गणित में क्यों भिड़ा भाई। सुबह सुबह दिमाग तर्क, बुद्धि तर्क और सोच पर आधारित होता था, वहां पे तूने गणित का काम शुरू किया है, डिसीजन तो गलत यही हो गया। किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना चाहिए ये तय है सारे। क्रिकेटर को खिलाड़ी हुए बहुत बढ़िया खिलाड़ी हुए, ओपनर जावे तो ओपनर खिलाड़ी की खास बात क्या होती है कि वो उठा के मारने वाले होते हैं, घेरा लगा हुआ होता है, बॉल कैच होती नहीं है, सीधे चौके छक्के होते हैं। तो क्या करता है सामने वाली टीम, क्या करती है कई बार स्पिनर भेजती है, वो आता है बिल्कुल फास्ट बॉलर को खेलने के माइंड सेट से। अब आता है स्पिनर, अब पेलड़ो भिड़तो स्पिनर आयो, हमें वो हड़े हड़े बोला फेंके 110 मान 5 मान मजो को आवे यार क्या है यार।
एक दो बोलों को सम्मान देगा, फिर उसका माथा होगा खराब, फिर वो उसको हिट करेगा, ऐसी जोर से हिट करेगा, एक आधो लाख है पेलड़ो छक्को, फिर किनारो दे है या ऊंची चढ़ से हुई जगह है, तीसरी चौथी बॉल में घरे। और बहुत संभावना होती है जब स्पिनर स्टार्टिंग में आता है 2-3 रन मिले पाछा, और वही स्पिनर अगर 14वें 15वें ओवर मारो आवे न, तो उरे गुल्लू को चढ़े पाछो भेजनो पड़े, क्या उरे बलू जमी उड़वे न पछे उरे किनारो लागे पर सीधी बाहर ही जावे। फर्क सिर्फ समय का है, किस समय उतरा है वो। तो वही गणित सुबह जो सवाल नहीं हुआ था ना, रात को आप देख लेना, आप उस सवाल को कर लोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग पूरा दिन भड़ूड़ हुए, मन का मौन, बीजो मौन, हालाता मौन, बिल्कुल माइंड रेडी है। सुबह सुबह के मूड खराब है ना, यार मार तो सुबह सुबह मत खराब कर, कदे की लड़ाई हुई ना कि करा करे, सुबह सुबह मत कर, थोड़ी देर बाद में करेंगे ये। होता है ना, देख ये समय लड़ाई का है तो नहीं, इसको अपन 2 घंटे बाद में करे तो, लेकिन लड़ने वाला नहीं। नहीं, स्त्री का नहीं कह रहा मैं, स्त्री का नहीं। ना ना अरे हाँ, ये बात भी सही है, री उतर जा। स्त्री से लड़ाई नहीं, स्त्री को प्रेम से समझाना पड़ता, बहस से आज तक आप जीत नहीं सकते। स्त्री का ये रहता है कि वो पुरुष मूर्ख है जो स्त्री से बहस करते हैं। स्त्री को अगर समझाना है, अगर वो गलत भी है, उसको प्यार से समझाओ कि आप गलत हो। बहस की जगह सही नहीं है ये। बहस में आप इनसे नहीं जीत सकते, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। थारा में हल्लो तो मैम हल्लो था नंदू है को नहीं, तो हूं था न कह रही हो। कभी बहस नहीं करनी, प्रेम से समझाओ। थारे में प्रेम नहीं है अंदर तो चुपचाप चले जाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, गणित का कह रहा था। गणित को ऐसी जगह सुबह सुबह नहीं, शाम के समय बढ़िया कर लो और इस तरह से उसको देख लो। ये आप शेड्यूल रखना आगे के 1 महीने तक। अब इसमें किसी का चेंज हो सकता है, किसी को जैसे मैंने कहा ना कि ग्रामर बहुत अच्छी है, किसी की व्याकरण बहुत अच्छी है, तो ठीक है, उसको थोड़ा बहुत व्याकरण देख लो, बाकी टाइम थोड़ा पर्यावरण वगैरह देख लो, उस हिसाब से आप मैनेज कर दो। टेस्ट होंगे अपने, 4 टेस्ट बढ़िया दे देना। तो शेड्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह जल्दी उठो, भले रात को लेट सो, लेट उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्दियों का टाइम है, थोड़ा सा जल्दी उठने वाला थोड़ा क्या है कि बहुत मुश्किल काम है? ना ना, सुबह उठ ही जाएगा ना सुबह। अब जब रात को तो क्या होता है कि जैसे गणित लेके बैठे, आवाज नहीं, और गणित लेके बैठे और गणित पढ़ने लगे, 2 सवाल कर लिए, तीसरे सवाल पे अटक गए, तो अटकने के बाद क्या है कि बट किताब की साइड में कॉम्बल खोसी, बेवड़ की, और बेवड़ करने के बाद में पूरा देखा जाएगा, इधर उधर से कहीं कोई हवा आने का जगह तो नहीं बची है, नहीं बची है उस समय करके फिर रूम पार्टनर को कहा जाएगा कि भाई हमें तो लाइट बंद कर भी, क्योंकि वो तो की पैक हो रहा। और रात के दूसरे पहर बिछाई हुई भी ऊपर आ जाती है, बस हाकली तो ठाई को पड़ा कि बिछाई कही थी, ओडी कही थी। तो ऐसी स्थिति में आपसे सुबह आप जग सकते हो लेकिन उठ नहीं सकते। आप जगोगे, आप जगने के बाद ऐसे देखोगे लेकिन वो कोई मर्द ही व्यक्ति होता है जो खाली नौ के ऊंचे उठे भर देने पर, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप सुबह आराम में उठो और रात रो लेट सो जाओ। की है तो सुबह रात को अगर लेट सोते हो तो आराम से सुबह जल्दी लेट उठोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं हो कि भाई अपन रात को सोए भी जल्दी और उठे भी लेट, ये चीज नहीं है। लेट उठो तो लेट जगो, लेट सो फिर जल्दी उठते हो तो जल्दी सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ऐसे टाइम को थोड़ा मैनेज कर लेना और इसी शेड्यूल से चलना। फिर अब ये मत बार बार पूछना सर कौन से टाइम क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं।
अब क्या करना है, तीसरी बात, अब आपका जो पढ़ाई की टेबल है उसके ऊपर बहुत लिमिटेड सामग्री रखना। जो पोर्शन अपने कोचिंग में हो चुके हैं उसकी तो वही रख लेना, कोई नहीं हुआ तो कोई एक आधी किताब ले लेना। टेबल के ऊपर मैं, मेरी जब एक वो स्टूडेंट लाइफ थी तो मुझे अच्छे से याद है। ये क्या है कि मॉर्निंग का सेशन, इवनिंग और मिड डे का, इस शैली से मैं कई साल पढ़ा हूं। तो क्या करता था, जैसे टेबल के ऊपर रख दिया, दो किताबें इस साइड रख दी, ये मॉर्निंग में पढ़नी, ये दिन में पढ़नी, ये रात को पढ़नी, एक एक दो दो पार्ट, बस छोटी छोटी किताबें। अब जैसे एक साइकोलॉजी का रजिस्टर पढ़ा है और एक दो विधियों की बातें पढ़ी है, बस उसको एक साइड रख दी कि अब ये दो सुबह 3 घंटे डेली यही पढ़ना है 1 महीने तक, बात खत्म। अब बीच में जैसे ग्रामर के पोर्शन रख दी, अब महीनों तो नहीं पढ़ना, बात खत्म। और साइड में आप गणित की एक आधी किताब और जो भी प्रैक्टिस आपके पास में रख दी, बाकी सारी किताबें साइड में कर दो। किताबों का बोझ जितना कम होगा उतना पढ़ने का मन होगा। जितनी किताबें अधिक होगी व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है। जितनी लिमिटेड होगी मन बढ़ेगा, यार इतनी रजिस्टर ये न पढ़ लो बार बार, तो मैं पढ़ लूंगा। और व्यक्ति फेल इस कारण नहीं होता कि उसके पास सामग्री कम है, व्यक्ति फेल इस कारण होता है कि उसके पास सामग्री अधिक है और पढ़ी कम है। क्योंकि अधिक होगी तो कम ही पढ़ी जाएगी और कम होगी तो अपने आप ही अधिक पढ़ी जाएगी। जैसे थे कोई बस में यात्रा कर रहे हो, 6-7 घंटे की यात्रा है, था ना 4 पन्ना पकड़ा दे, थे वो 4 पन्ना रट लो, बस में 4 पन्ना जाए, गोटे घड़ी घड़ी हुई फोरी फोरी पढ़ो, 4 पन्ने याद हो जाएंगे। 4 किताबें लेके बैठोगे तो आपको बस में चढ़ते नहीं जा जाएगी। और घर पोको जेड तो हम एक ही पन्नों को पढ़ी जन, क्यों? क्योंकि 4 किताब होते कई पढ़ो, छोड़ दिए, 4 छोड़ दिए। गधे को वैशाखी नंदन क्यों कहते हैं? क्योंकि वैशाख के अंदर गधा हरा भरा हो जाता है और सावन में गधे मरते हैं। क्यों? सावन में हरी वे जोरदार, गधो कहे कि मैं खाऊं कयो, पर घूम तो रहे, वो खा कुछ नहीं पाता, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, पूरे सावन गधा भूख मरता है। तो कई तो मर जाते हैं गधे, और कई गधे थक के मतलब मल हपा मारे हम क्यों जो रहे हो। जैसे ही वैशाख आता है, वैशाख में घास सूख जाती पूरी, पर गधे ने लाके मैं खा लियो, और ये सोच सोच के उसको बड़ा अच्छा लगता है और एकदम गधा हरा भरा हो जाता है। इसलिए गधे को वैशाखी नंदन कहते हैं। हमारे साथ ये सेम स्थिति होती है, जब बहुत ज्यादा मटेरियल पास में होता है तो ये पढ़ूं ये पढ़ूं ये पढ़ूं, कहीं नहीं पढ़ी पछे हुए, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। इसलिए कह रहा हूं कि शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, किताबें जो है वो लिमिटेड दो दो रख दो भाई, ये मॉर्निंग का, ये दोपहर का, ये रात का। अब ये आपको ही पता है कि क्या रखना है और कितने बजे क्या पढ़ना है, ये दुनियादारी को बताना भी नहीं है। फिर सुबह से लेके शाम तक वो पागलों की तरह पढ़ते जाओ। फिर देखना ये रीट में भी 110-15 नंबर के आसपास आएंगे, और मेंस में इसमें 110-15 नंबर आने का मतलब ये है कि अंदर से आत्मविश्वास ऐसा जागृत होगा, फिर लगेगा कि अब रीट में भी अपन बहुत शानदार काम कर देंगे। ये चीजें खरीदने से नहीं आती, ये सिर्फ पढ़ने से और नियमित पढ़ने से ही आती है, अदरवाइज नहीं आती। अब यहां पे कोई ठोठ नहीं, कोई होशियार नहीं, मैं आपको और बता दूं, जिस दिन रीट का रिजल्ट आएगा आप सब यहां होंगे, मैं भी यहीं होऊंगा। सबसे ज्यादा जिसके नंबर होंगे, आप देखना पूरी कक्षा में सबसे अधिक परसेंटेज उसके नहीं होंगे 10वीं 12वीं में। कई बच्चे 120-25 वाले भी होंगे, और 120-25 का कोई स्टूडेंट है, आप पूछना उसकी परसेंटेज 10वीं में 65 होंगे, तो एक कोई 90% वाले भी होंगे। तो वो मैटर करता ही नहीं है कि 10वीं 12वीं में क्या था, अब मैटर ये करेगा कि इस 1 महीने में थे केड़ी खाल काटो पढ़ाई रही, समझ गए? और जो टॉपर आएगा, बढ़िया नंबर लाएगा, उसको बढ़िया सा उपहार रहेगा मेरी तरफ से, टॉप 3 बच्चों को। जो भी 3 बच्चे टॉप आएंगे पात्रता में इस कक्षा, अपनी कक्ष में जो 3 टॉप स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टॉप 3 होंगे तो नंबर अच्छे ही होंगे। उन 3 बच्चों के लिए मेरी तरफ से वापस आओगे उस दिन जब रिजल्ट आएगा, नंबर आएंगे, मेरी तरफ से आपको एक बढ़िया सा उपहार रहेगा। तब तक बैच बंद नहीं होगा, ये भी तय बात है, ठीक है? उपहार क्या रहेगा ये मैं खुद ही तय करूंगा, इनको भी किसी को पता नहीं चलेगा, ये मैं मेरी तरफ से करूंगा। तो
डी में तो ये घोषणा नहीं करी, ई में कर रहा हूं। ठीक है, तो अब 3 बच्चे कौन से सम्मानित होने वाले हैं, अब आप देख लेना है क्या या वैसे कॉन्फिडेंस सही है, कर दबाए 130 35 25 ले जाओ, जाए खेचे हागेड़ी कर लोगे। अब कंपटीशन रखना जोरदार वाला। लड़कियां थे ध्यान रहा गया, थोड़ा आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ माते मन डाउट है थे बेटा, बंतल करो गपो ठोको हाहो करो ए हाइज पढ़ाई करे। लड़कियां पढ़ती है जबरदस्त तरीके से, और जिनकी पात्रता क्लियर है और जो मेंस की कर रहे हैं, जो पात्रता की है उनको तो मैंने बता दिया केवल पात्रता ही पढ़ना है बस। 27 फरवरी तक आपको मेंस का देखना भी नहीं है, सिर्फ पात्रता का सिलेबस ही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके लिए अभी बड़ा प्रीशियस है, डू एंड डाई सिचुएशन है। जिनकी पात्रता क्लियर है ऑलरेडी उनको फॉर्म तो भरी देना, भरी दिया होगा, दे देना पात्रता, कोई लॉस वाली बात नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि पढ़ के ही देना, पढ़ के ही देना। मगर वे पोर्शन जो केवल पात्रता में है, मुख्य परीक्षा में नहीं है, वो आपको पता है। जो मेंस के बच्चे हैं वो ऐसे पोर्शन छोड़ देना, जो केवल मेंस कर रहे हैं ना, जिनकी पात्रता हो रखी है, वो चाहे तो मेरे हिसाब से जो पात्रता के बिंदु है वो भले छोड़ दो, केवल मेंस के हिसाब से पढ़ते रहो, उसमें भी उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और उनको लिए मैं तो यही कहूंगा कि राजस्थान जीके का आप अलग से 2-3 घंटे का सेशन निकालिए। जो मेंस के बच्चे हैं उनका राजस्थान जीके और साउंड कीजिए, क्योंकि 180 नंबर के आसपास सवाल राजस्थान जीके के नाते हैं। वो पोर्शन आप मेंस के जो बच्चे हैं वो राजस्थान जीके को अलग से 1-1.5 घंटे सुबह या रात के गणित के साथ में, या गणित को छोड़ के उसकी जगह पे वो पढ़ ले, ऐसा टाइम सेट करें। तो मेंस वाले बच्चे जो है उनकी मैं स्पेशली कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा राजस्थान जीके पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि उनके लिए पात्रता पर बहुत अधिक समय लगाना कोई सार्थक नहीं है। उनको केवल पात्रता देनी है, कॉमन टॉपिक बढ़िया पढ़ लेने हैं, और साथ में राजस्थान जीके को थोड़ा ठीक से पढ़ना है, ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है। और इस दौरान अगर किसी को महाकुंभ जाना है, प्रयागराज वगैरह, तो आराम से जाओ, और 15 दिन 20 दिन आराम में रुकिया, कोई दिक्कत है कौन। महाकुंभ रे महीनो हैंग फ्री करे आ जाया, और मन वे तो ओ थे बाबा बने बैठ जाया, और पाछे आए, और जाता जाता 52,000 वालों फॉर्म भरे जाया। पाछा आए और 52,000 वाली तैयारी शुरू कर दिया। रीड ना भूल जाया, रीड बस की बात नहीं है बेटा तेरे। अगर आप सामाजिक सम्मेलनों में जाओगे तो ये अध्यापक है, और आज की तारीख में L1 में 1.5 लाख से अधिक फॉर्म नहीं आते थे कभी। इस बार कितने? 4 लाख फॉर्म। आप इसकी गंभीरता को समझिए। ठीक है। जिनकी पात्रता हो रखी है उनका मैंने कह दिया, जिनकी पात्रता नहीं हो रखी उनके बारे में भी कह दिया। अमित जी बता रहे थे सारे विषय में, अमित जी की बात को आप विदाई तक रखना, मतलब वहां तक ही था, जेठ जीरी भड़ौन झोंपे तक। ठीक है, करे अपना ये कहावत है, जेठ जीरी भड़ौन झोंपे तक। हमारी बात तो नौती तक रखनी है। एक सब्जेक्ट ले ली बुआ तो मधु उजा से थाना क्यों ये फिर एक ही होगा। 30 नंबर रहा है घना ये की है ये एक सब्जेक्ट कब लेके चलते पता है आपको? जब परीक्षा को 2 साल हो, परीक्षा को 2 साल का समय हो, तब आप एक एक विषय लो, बढ़िया तैयार करो, फिर दूसरा तैयार करो, फिर परीक्षा जैसी नजदीक आए तब एक साथ सबको लेके पढ़ लो। हमें वो प्रोसेस आई है, परीक्षा नजदीक आ गई है हमें एक साथ ले पढ़ने की जरूरत है। ये ऐसा समय होता है, मैं आपको बताऊं, लास्ट जो 7 दिन होंगे ना आपके रीट के, उस समय ऐसी स्थिति आती है कि सुबह शाम तक
दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पूरे करने होते हैं। ये स्ट्रेटजी अपन एक साल परीक्षा को 2 साल पहले लागू नहीं कर सकते। टाइम पीरियड के अनुसार रणनीति लागू की जाती है। जिस टॉपिक को हम 2 महीने पढ़ते हैं, उस टॉपिक को परीक्षा से 7 दिन पहले आधे घंटे में पूरा करना होता है। क्योंकि अगर उसको अब इतना समय नहीं है आपके पास, अच्छा उस 2 महीने में कोई टॉपिक पूरा किया था तो उसमें इतनी जान लगाई थी कि बाद में उसको 2 घंटे में पूरा कर सको। वो 2 घंटे के अंदर पूरा इसलिए हो रहा है कि आपने कभी उसके लिए 2 महीने दिए थे। समझ रहे हो आप? तो परीक्षा की पूरी जो जर्नी होती है ना, उसके अंदर हर समय अलग रणनीति रखनी पड़ती है। अभी जैसे ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ये रीट है ही नहीं। वो बच्चा एक एक टॉपिक के ऊपर शानदार 5 किताबों से नोट्स बना बना के और तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में उसको 3 साल लगेंगे। फिर वो नोट्स पढ़ के, और लास्ट में वही वापस वही बच्चा जब परीक्षा नजदीक आएगी तब वही नोट्स 7 दिन में पूरे पढ़ के परीक्षा देगा। लेकिन उस नोट्स को लिखने में, उसको तैयार करने में 3 साल लगे, तब जाके वो 3 दिन में कोर्स कर पा रहा है। अब जैसे मान लो कि अपन कोई भी पाठ की बात करें, टॉपिक छोटा कोई भी, जैसे 1857 की क्रांति है, अगर आपने 4-5 बार पढ़ ली है तो उसको रिवीजन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे इसलिए लग रहे कि हमने पीछे 8 दिन मेहनत की थी उस पर, 10 दिन खपे हैं, तब जाके अब वो 2 घंटे में रिवीजन हो रहा है। इसलिए अब परीक्षा का जब समय आता है तब रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको अधिकतम सब्जेक्ट को कम समय में पूरा करो। परीक्षा में 2 दिन पहला प्रतिशत वाली परेशानी ले बैठा है सवाल मिला इसके हमें, तो 2 दिन पहला पूरा प्रतिशत मिलायो तो रिवीजन ला लो कौन करे। इसलिए नियम ये कहता है कि 2 दिन पहले आपको मोटे मोटे सारे पेज ऐसे घुमाने पड़ते हैं, बड़ा वर्ड घुमाना पड़े, ऊपर हेडिंग जोड़ने पड़े, पर लाइन टू लाइन पढ़नी शुरू करी तो एक रजिस्ट्री जो है। इसलिए कहते हैं कि परीक्षा के टाइम में, परीक्षा से पहले दिमाग बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी क्षमता बहुत होती है, और परीक्षा हॉल में तो क्षमता इतनी अधिक होती है तो घोड़ो दौड़े हाथ। परीक्षा हॉल में व्यक्ति का दिमाग सबसे तेज दौड़ता है। उस समय आप नोटिस करोगे कि अगर एक बिंदु भी पकड़ में आता है ना पूरे प्रश्न का, तब भी हम उसको कहते रुको इसको करेंगे। अब अगर बिल्कुल ही सुना हुआ नहीं है तो हम उसको कहते हैं यार ये पता नहीं कहां से आया है, नहीं तो ना पे बेगुई पढ़ो मोटी ये प्रश्न है तो करे ओढ़ो। क्यों? ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? मस्तिष्क बहुत तेज दौड़ता है परीक्षा में। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस याद भली मत हो, बस पूरा पढ़ लो 4-5 बार, तब भी परीक्षा हॉल में पढ़ा हुआ आते ही आप उसको कहोगे इसका ये उत्तर है। बिल्कुल ही जैसे छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर वहां तो वो बिल्कुल सुना हुआ ही नहीं होगा आपके। तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रश्न को अटेंड ही नहीं कर पाओगे। और अगर 4-5 बार कोर्स पढ़ लिया और मान लो कि आप है वो उसके बाद में, अब 4-5 बार कोर्स पढ़ने के बाद में जब परीक्षा में जाओगे और आपके उसके 3 शब्द भी पढ़े हुए आ गए ना, तब भी आप उस प्रश्न को बहुत शिद्दत से करोगे और पूरी जान लगाओगे उसके अंदर, मुझे लगता है। और ऐसे प्रश्न आप सही भी करके आते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक बार सिलेबस बढ़िया पढ़ लेना चाहिए। याद हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, भले पहली रैंक आए, याद उसको भी 100% नहीं होता है। याद सभी को 50-60% ही होता है। बस पढ़ा हुआ होता है तो 15-20% सवाल वो गैस पावर से कर लेता है, और ऐसे करके वो अपना चयन सुनिश्चित करता है। इसलिए सारा कोर्स अगर पढ़ लोगे तो अपने आप में एक बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1 महीने तक समय का पूरा सदुपयोग करना। सुबह से लेके शाम तक आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है, किस समय क्या करना है। और इस समय, इस 1 महीने में मोबाइल से दूरियां रखना, ऑनलाइन क्लासेस जहां तक संभव हो मत लेना। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार ये टॉपिक सच में समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप खोल के और 1-2 घंटे उसको टॉपिक को दे सकते हैं। बाकी पूरे दिन ये वीडियो अब मत देखना, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। हर चीज का अपना टाइम होता है। मैंने कहा ना कि जिस टॉपिक को हम 2 महीने पढ़ते हो लास्ट में 2 घंटे में पढ़ते हैं। इस समय टाइम नहीं है वीडियोस वगैरह देखने का। ठीक है, कोई टॉपिक वाकई में समझ में नहीं आ रहा और समझना जरूरी है तो उसको खोल के 1.5-2 की स्पीड से भगा के और थोड़ा देख लो बस।
अब ये ऐसा समय आएगा 1 महीने तक, अब यूट्यूब के ऊपर मैराथन, संग्राम, लड़ाइयां, झगड़े शुरू होंगे, प्रहार वगैरह, जागरण, रात्रि जागरण, एड़ा है कई है, 10 घंटे 12 घंटे, अंतिम प्रहार, ब्रह्मास्त्र, बड़े केड़ा यही है। 7 फेरों वाली सीरीज, 7 फेरों वाली सीरीज बड़े, हाँ इनसे बाहर कुछ नहीं, ये बाहर कुछ नहीं है तो उम्र आप रत को लागे। इसलिए ऐसे चीजों पे भरोसा मत करना। 1 महीने तक इस बीमारी से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बीमारी से दूर रहना। क्यों? इसका कारण बताता हूं। जो काम आप 10 घंटे में YouTube पे देखोगे ना, उस 10 घंटे में आप कोई शिद्दत से बैठ जाए ना, तो 10 घंटे में साइकोलॉजी पूरी करता है। मैं कह रहा हूं आपको, कोई शिद्दत से खा पी के बैठ जाने, आज ये साइकोलॉजी 10 करे जाई करे, तो सुबह में ले शाम तक आते आते थारे सहायक सामग्री वाला पाठ आया लास्ट में। समझ मारी बात? और उस 10 घंटे में उस पे कुछ नहीं होगा। ठोको लाइक, कमेंट, देखो, शेयर करो, दूसरा सवाल आ रहा है, पचे पचे भी कमेंट करे, पूरा जवाब दे, एक सवाल ले 5 मिनट हो तो पोए। क्यों समय खराब करते हो? अरे ये तो उन लोगों का काम है, बिजनेस है लोगों का। आप उसको समझिए। कोई आपकी सेवा के लिए 10 घंटे खड़ा नहीं होगा। 10 घंटे सेवा में खड़ो होना तो घरे वाले हूड़ करा मारे। कोई सेवा में खड़ा होता है क्या? सबके अपने अपने हित है। अगर कोई 10 घंटे के लिए मैराथन लेके आ रहे तो उसका सिर्फ मकसद इतना है कि जितना अधिक लाइव रहूंगा उतने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना बड़ा मेरा नाम होगा, उतने मेरे कोर्स बिकेंगे, उतना मन्ना भैया है। बस यही इंटेंशन है। ठीक है? उस मार्केट का आप क्यों हिस्सा बनते हो? उस 12 घंटे में आप YouTube की उस वीडियो से जितना सीखोगे ना, उतना काम आप किताबों में 1 घंटे में सीख सकते हो। मैं आपको कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बीमारी परीक्षा के टाइम में जल्दी आती है, खाली समय में ऐसे कम होते हैं। परीक्षा आएगी उस समय ये आएंगे, मैराथन बीजान दड़ा दड़ मनो तो नोए को होवे। ऐसा कहीं पे भी शुरू होता है। मैं किसी व्यक्ति या संस्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे उनसे मतलब भी नहीं है, और मैं सबको ही जानता हूं। मुझे मतलब सिर्फ आपसे है, तो मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, उनको नहीं कह रहा हूं ये काम मत करो आप, वो भले ही करें, उनका काम है, करेंगे वो तो। मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे कई मित्र है, करते हैं 10-10 12-12 घंटे लाइव रहते हैं, मैं उनसे कोई बात ही नहीं करता हूं। भाई भले ही करो, थारी इच्छा है, थारी शक्ति है, थारे गुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, दबाए रख। आपको ये कहता हूं कि आप लॉस आपको है, आप ऐसी चीजों में मत उलझना। आप सिर्फ अपनी कॉपी, बुकलेट, किताबों पे भरोसा रखना। और 10 घंटे की बहस से अच्छा तो ये होता कि आप अपने किसी दोस्त से 4 मिनट 5 मिनट आप है वो डिस्कस कर लेते, इससे अच्छा तो वो होता। तो इसलिए इन चीजों से इस समय बचना, ये बताना मैं चाह रहा था, नहीं भूल जाता है तो यूं याद आ गया। अभी जिन बच्चों के ऑनलाइन देखनी नहीं क्लास, कार्ड नहीं हो पर्ची पर टेस्ट, वो तो भाई देखो, कार्ड नहीं है तो कार्ड बना लेना, कहां जाएगा। परीक्षा हॉल में कैसे पेपर करना, ये तो 26 तारीख को बात करेंगे। 26 को एक 10-15 मिनट का एक सेशन डाल दूंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। बस में जाते जाते सुन लेना है ना। माँ मेरा तो मैं हमारी जिंदगी में कियो कौन। आप तो जब यहां से बाड़मेर से परीक्षा देने के लिए प्रस्थान करोगे ना, यही है, तो बस 10-15 मिनट छोटा सा देख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। बाकी ज्यादा माथापोड़ी करनी नहीं, यूट्यूब से बचना, मैं तो यही कहूंगा ये। अच्छा एक और बात बताऊं, अधिकांश बच्चे ये चीजें सिर्फ इसलिए देखते हैं, उनको लगता है कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं, कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं, दुनिया आगे चली जाएगी, यहीं से छपने वाले हैं सवाल। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो नहीं देख रहा है वो आगे हो रहा है, पीछे वो हो रहा है जो 10 घंटे मोबाइल खोल के माथों में भोंग रहे हो। आगे वो जा रहा है जो किताबों में, अब वो जैसे एक अभिप्रेरणा टॉपिक है, उसके सवाल लेके आएगा, 4 घंटे सवाल करोगे आप, उसी अभिप्रेरणा को आप नोट्स में लेके बैठे गए तो 1 घंटे में थे पूरा कर दो। तो वही करो जी। इससे अच्छा है कोई प्रैक्टिस सेट लाके 1 घंटे में उसके 60 सवाल कर लोगे आप। क्यों सुनना है बिना फालतू, क्यों समय खराब करना है।
ये तो आपको लग रहा हो कि टाइम पास करना कित करो, उठन कर लियो करो, फ्री बैठा था और बिल्कुल मन नहीं लग रही उठने। रीट प्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या नहीं? टेस्ट सीरीज कहाँ है? हमें केड़े टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो? 4 टेस्ट दे दिया अपने संस्थान में, होए 4 उगे भैया थोड़ी है, फ्री है नो तो बस है। मैं छोड़ो, प्री फ्री है का? हाँ तो ठीक है ना, तो वो पेपर दे दिया, कोई टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन को करनी है हमें? महीनों दिन रही हो केड़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे? मार्केट का हिस्सा नहीं बनना है, मेरे होते हुए तो मत बनो कम से कम। बाकी तो जिसको पता नहीं है वो तो बेचारे बच्चे बन जाते, भोले भाले बच्चे, उनको समझ में कुछ नहीं आता। मारे होते हुए इस मार्केट के रग रग से मैं वाकिफ हूं। इस ऑनलाइन दुनिया को जितना मैं जानता हूं उतना आप नहीं जानते। तो हूं थानों कह रहे हो तो थानों ध्यान है कि मैं भरोसे के साथ ही कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुनिया से दूर और बढ़िया पढ़ाई करिया, 1 महीना था गुडी है। इस पूरे महीने में एक दिन भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आज का दिन खराब हुआ। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक शानदार मार्क्स के साथ आप पास होंगे और 1 तारीख को अपन वापस मिलेंगे। इस दौरान 1 महीने के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारी मेहनत करना और अपना दिल जान मन सब लगा के जितनी ताकत से कर सकते हो कर लेना, कोई कसर मत छोड़ना, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ